हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, यानी क्लास 12th के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 10, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है इसमें जो सिलेबस है, ठीक है, वो बिल्कुल आपका लेटेस्ट जो करिकुलम में आ रहा है 2023 एंड 24 के अकॉर्डिंग वही मैंने टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक्स आज के इस वीडियो में रहेगा वो रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन है और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हो चुकी है। आप उसकी वीडियो क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अभी ऊपर भी लिंक आ रहा होगा साइड में, इस साइड पे यहाँ पर अब कोई लिंक आ रहा होगा तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं इस साइड से। ठीक है, तो वहाँ आपको सारी जो वीडियो है क्लास 12th की वो भी मिल जाएंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो उसको समझने के से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, यानी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड की भाई कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड होता है उसमें क्या कुछ खास बात है वो समझना जरूरी है। ठीक है, सी एक्स बॉन्ड इज हाईली पोलराइज ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि जो सी एक्स बॉन्ड होता है वो हाईली पोलराइज्ड होता है। पोलराइज का मतलब है सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, यानी एक साइड ज़्यादा नेगेटिव और एक साइड ज़्यादा पॉजिटिव। तो ये जो सी एक्स बॉन्ड होता है ये भी बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि कार्बन के और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, द हेलोजन एटम इज फार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो हेलोजन एटम होता है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन द कार्बन, कार्बन से, एंड टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन। और इसलिए क्या करता है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें कार्बन से दूर खींच लेता है। ठीक है, तो इसको समझिए इस तरह से, मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से दोनों बंधे हुए हैं। एक तरफ Cl मान लो एक हेलोजन है और कार्बन एक साइड है, तो Cl क्या करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। इसे ही हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, अब उसमें होगा क्या, हेलोजन एक्वायर्स ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण हेलोजन पे तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड कार्बन कंटेन अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की अगर हम क्लाउड की बात करें तो वो कुछ इस तरह का बनेगा, यानी इधर जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या है, उधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, इसी कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइज्ड कंडीशन। ठीक है, अब ये पोलराइज्ड हो गया। ओके, ठीक, तो चलते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब इसके कारण होता क्या है, देखिए, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन डिपेंड्स अपॉन द क्लीवेज ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अब सी एक्स बॉन्ड के टूटने पर ही जो हेलो एल्केन्स की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कितनी आराम से टूट सकता है। लार्जर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी स्मॉलर विल बी द रिएक्टिविटी। यहाँ पर ये कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगानी पड़े अगर वो ज़्यादा है, स्मॉलर विल बी द रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा कि BDE जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। इसको शॉर्ट में अपने पास लिख लीजिए कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाती है। द BDE डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। अब ये कहना है जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो घटती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हेलोजन एटम। जैसे जैसे हेलोजन के साइज बढ़ता है तो BDE जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो घट जाती है। यानी कुल मिला के जो बड़ा एटम आएगा, हेलोजन में बड़ा एटम होगा, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, जो C3F है, मेथिल फ्लोराइड है, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। CH3Cl की उससे कम, CH3Br की उससे कम, और CH3I की सबसे कम। यानी इससे CH3I की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और CH3 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब बताइए कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ से मैं पता लगा था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स विद द सेम एल्किल ग्रुप वुड बी CH3I विल बी मोस्ट रिएक्टिव, एंड CH3Br उससे कम होगा, CH3Cl उससे भी कम होगा, और CH3
F सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो यानी CH3I जो होगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस होगा I वाला, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, और फिर जो CH3F होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, यानी लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यानी जितने भी आयोडीन वाले हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो F वाले हैं वो बहुत कम रिएक्टिव हैं, ठीक। ये था CX बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं आगे। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हेलो एल्केन्स डिक्रीज विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्किल ग्रुप। अब क्या हो अगर हम एक ही हेलोजन रख दें, अभी तो हमने हेलोजन बहुत सारे देखे, अगर एक ही हेलोजन रख दें तब जो हमारा एल्किल ग्रुप है उसको बढ़ाया जाए तब, तो फिर रिएक्टिविटी क्या होगी, तो उसको समझना। देखिए CH3X इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, C2H5 मतलब इसकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, C2H5 की उससे कम, C3H7X की उससे भी कम और C4H9 की उससे भी कम, और ये घटती चली जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जितना बड़ा एल्किल ग्रुप, ठीक है, उतनी कम रिएक्टिविटी। सो the reactivity of the primary haloalkane decrease with increase in the size of alkyl group। जैसे जैसे साइज बढ़ता है रिएक्टिविटी घट जाती है, ठीक है, यानी कि इस साइड जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, जितना छोटा एल्किल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, जितना बड़ा एल्किल ग्रुप हो जाएगा उतनी कम रिएक्टिविटी हो जाएगी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे, अब देखते हैं द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। अगर आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स आ जाए, आइसोमेरिक हेलो एल्केन का मतलब है ये 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री का अगर बन जाए तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी। तो यहाँ पर कहा जाए कि जो रिएक्टिविटी है वो 3 डिग्री वालों के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, 2 डिग्री वाले उससे कम और प्राइमरी वाले सबसे कम। यानी कि जो 3 डिग्री वाले हैं जितने भी ये हैं इस टाइप के जो हेलोजन्स हैं, हेलो एल्केन हैं, ठीक है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और 1 डिग्री वाले जो होंगे वो सबसे कम रिएक्टिव होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि सभी की रिएक्टिविटी हमें पता लग गई, ठीक है। सेम एल्किल ग्रुप डिफरेंट हेलोजन, डिफरेंट सेम हेलोजन डिफरेंट एल्किल ग्रुप, और अगर आइसोमेरिक हेलो एल्केन है यानी 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो रिएक्टिविटी क्या होगी ये हमने सब पता कर लिया, ठीक है। ये इतनी बात थी जो कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, वो हमने समझ लिया। अब चलते हैं आगे। देखिए 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है इन्हीं के बेस पे। कितने टाइप की? 4 टाइप की। 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन आती है हेलो एल्केन्स में। पहली आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है। एक होती है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर, और एक आती है SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड टाइप क्या आते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि एलिमिनेशन होता है कि किसी चीज़ को अपने पास से हटाना, उसको बिल्कुल अलग कर देना, तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, वो भी हम पढ़ेंगे। थर्ड आती है रिएक्शन विद मेटल, कि भाई हेलोजन एटम अगर है, हेलो एल्केन है, तो उसकी मेटल के साथ क्या रिएक्शन होगी, किस तरह से वो बिहेव करेगा। और फोर्थ आता है इनका रिडक्शन, अगर हम इनकी हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दिए जाए तो हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए 4 टाइप के रिएक्शन में हमने इस पार्ट को डिवाइड किया है। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। देखिए ये वर्ड है न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस। अब न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं। दे अटैक एट द पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ये वहाँ जाके अटैक करते हैं जिसके पास थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो कुल मिला के ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो अगर मैं कहूँ तो इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, ये थोड़े से नेगेटिव होते हैं। और ये कहाँ अटैक करते हैं? ये अटैक करते हैं लाइक कार्बोकैटायन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उस पर जाके अटैक करते हैं। तो नेगेटिव वाले कहाँ जाके अटैक करेंगे? पॉजिटिव पर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये उसको ढूंढते हैं, उस पर जाके अटैक करते हैं, उससे जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है। When an atom or group of atom is replaced by a nucleophile, the reaction is called nucleophilic substitution reaction। अब ये कह रहे हैं कोई भी अगर एटम या उसका ग्रुप, एटम का ग्रुप किसी भी एक न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। देखिए एक सिंपल सा इक्वेशन यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, जो अटैक करने के लिए आ रहा है एक सब्सटेंस पे जो है हमारा हेलो एल्केन, ठीक है, ये हमारा हेलो एल्केन है, इस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। अब इसको चाहिए पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा कि कार्बन के पास जाके अटैक हुआ और कार्बन से अटैच हो गया, और इसको C जो X है, जो हमारा हेलोजन है, उसको अलग कर दिया, ठीक है। तो ये खुद तो कार्बन से अटैच हो गया, ठीक, और जो हमारा हेलोजन है उसे अलग कर दिया। तो इस तरह से ये क्या हुआ है यहाँ पे,
सब्सटीट्यूट हो गया हैलोजन की जगह न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो इन सभी रिएक्शन में वही होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, हैलोजन को हटाएगा और उसकी जगह आके जुड़ जाएगा, यानी उसको सब्सटीट्यूट कर देगा, सिंपल, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है दो टाइप की होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फॉर हैलो एल्केन्स, दो टाइप की होती हैं। दो टाइप कौन कौन से हैं, पहला समझते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं SN1 रिएक्शन, और दूसरी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो दो टाइप के हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बायोमोलिकुलर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों रिएक्ट किस तरह करती हैं, क्या क्या उनमें खास बात होती है, ये अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यानी कि SN1 रिएक्शन के बारे में खास बात क्या है। दो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट ओनली। तो ये कहने हैं वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिनमें रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, उन्हें हम कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। यानी जो इनका रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, केवल एक रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टू द पावर x, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यूनिमोलिकुलर का रेट, ओके। चलिए अगली बात करते हैं। SN1 रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट इन द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये कहना है ये जो रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, प्रोटिक मतलब जिनमें प्रोटॉन होता है, ओके, जैसे कि वाटर, अल्कोहल और एसिटिक एसिड, इनमें ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, जनरली उन्हीं में होती है। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड फॉलो SN1 रिएक्शन, यानी कि जो टर्शियरी वाले क्लोराइड हैं वो भी SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। एंड दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द 2 स्टेप, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। ध्यान दीजिएगा यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं लेकिन 2 स्टेप में होती है, ठीक है। यूनिमोलिकुलर इसलिए कहना है क्योंकि जो इस रिएक्शन का रेट होता है वो केवल एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। यूनिमोलिकुलर तो इसलिए कहा है, अदरवाइज होती कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। दोनों को एक एक करके देखते हैं विद एन एग्जांपल, ठीक है। शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, द पोलराइज्ड CX बॉन्ड अंडरगोज स्लो क्लीवेज टू प्रोड्यूस अ कार्बोकैटायन। देखिए पहले स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में ये कह रहे हैं जो ये वाला कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, क्योंकि यही सब रिएक्शन होनी है, इन्हीं को हमें देखना है कैसे टूटता है कैसे नहीं टूटता। तो ये कह रहे हैं पहले तो ये पोलराइज्ड हो जाता है, जब क्या होता है हेलोजन इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। अब पोलराइज्ड होने के बाद ये तो हो जाता है क्लीवेज, यानी टूट जाता है। अब टूट के 2 पार्ट बनाता है, एक तो बनाता है ये कार्बोकैटायन और दूसरा बनाएगा ये यानी कि हैलाइड का आयन, ठीक है, हैलाइड आयन, ओके। ये बनाएगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये इसका पहला स्टेप है। एंड दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यही रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा जरूर, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ओके, ठीक है। अब इसका क्या होगा कार्बोकैटायन का, देखिए कार्बोकैटायन से ही आगे रिएक्शन चलेगी। कार्बोकैटायन में होता क्या है, ठीक है। देन द कार्बोकैटायन इज देन अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल। अब इस कार्बोकैटायन पे कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा टू कंप्लीट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिससे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अब ये जो कार्बोकैटायन था पहले से ही, ठीक है, जो ऊपर वाली रिएक्शन में बना था स्टेप 1 में, उस पर एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करना चाह रहा है, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोफाइल आ गया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। न्यूक्लियोफाइल की जो लिस्ट देखनी है वो क्लास 11 की आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा और ये फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। पहली रिएक्शन जिसमें कार्बोकैटायन बनता है और हैलाइड आयन अलग होता है, और दूसरा स्टेप जिसमें कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। 2 स्टेप है, ठीक है। तो ये थी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN1 रिएक्शंस, ओके। ये स्टेप मैंने समझा दी हैं आपको, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब चलता हूँ आगे, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन यानी SN2 रिएक्शन। अब पढ़ते हैं इनके बारे में। दो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 स्पीसीज, एल्किल हैलाइड एंड द न्यूक्लियोफाइल।
अब देखिए यहाँ पे ये कहना है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रिएक्शन का जो रेट है वो दो स्पीसीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी स्पीसीज पे? उन्होंने कहा एक तो डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड पे जो हमारा मेन है वो, और दूसरा उस पर भी डिपेंड करता है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। यानी इसमें जो रिएक्शन का रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक तो हेलो एल्केन यानी कि एल्किल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर x और न्यूक्लियोफाइल जो आएगा हमारा उसकी पावर y, मान लो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बायोमोलिकुलर होती है क्योंकि दो स्पेसिस पे डिपेंड करता है इनका रिएक्शन रेट। ओके, इट इन्वॉल्व वन स्टेप मैकेनिज्म। अब ये रिएक्शन जो होती है वो वन स्टेप मैकेनिज्म में हो जाती है। देखिए पिछली जो रिएक्शन आई थी उनमें दो स्टेप थे, एक में कार्बोकेटायन बना था और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैचमेंट हुआ था, लेकिन ये कहना है इसमें वन स्टेप मैकेनिज्म होता है। बैकसाइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्टिंग ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली। ये कह रहे हैं इसमें अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का वो और लिविंग ग्रुप का वहां से निकलना दोनों के दोनों एक साथ होते रहते हैं, यानी अलग अलग स्टेप नहीं होते, दोनों एक साथ होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर SN2 मैकेनिज्म। अभी कह रहे हैं जितने भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं अगर उसमें कोई रिएक्शन कराई जाए तो वो SN2 मैकेनिज्म से ही होगी, वो SN2 ही फॉलो करेगी, यानी वन स्टेप मैकेनिज्म उसमें होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं एक बार। यहाँ देखिए इसको रिएक्शन को मैंने डायग्राम बनाया है। तो OH ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। किस पे आ रहा है? अटैक करने के लिए आ रहा है ये इस पे, ये हमारा प्राइमरी हेलो एल्केन है, इस पे अटैक करने के लिए आ रहा है। अब ये क्या करता है? ये हाथ के हाथ इस कार्बन पे अटैक कर लेता है। कार्बन पे अटैक करने के बाद Cl जो है अभी हटा नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे हट रहा है, यानी कि ये आके जुड़ने चाह रहा है और Cl अपना हटता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन चल रही है इसमें अलग अलग स्टेप नहीं हुआ, एक ही स्टेप में OH जुड़ रहा है और Cl निकल रहा है धीरे धीरे। तो इसलिए इस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इस स्टेट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होता है? अब पूरी तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है और हमारा जो लिविंग ग्रुप है यानी कि जो हेलोजन है वो लिविंग ग्रुप कहलाता है और अलग हो जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या बनेगा फिर? प्राइमरी एल्कोहल बन जाता है। ये एक रिएक्शन था प्राइमरी हेलो एल्केन पर, किसकी रिएक्शन? हाइड्रोक्सिल आयन की रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब देखिए, अभी तो मैंने इसको आपको थ्योरेटिकली समझाया है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैंने थ्योरेटिकली समझाया है। अब देखिए इसकी रिएक्टिविटी को समझते हैं पहले कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 with a given halogen primary secondary and tertiary halides show opposite order of reactivity। ये कह रहा है अगर एक ही हैलाइड दिया हो, कोई भी एक्स हैलाइड मान लो, वही सबके लिए दिया है, तो उसके लिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड की ना दोनों SN1 और SN2 की रिएक्शन जो है वो अपोजिट ऑर्डर शो करती है, ठीक है। इस डायग्राम को देखिए, देखिए ये वाला CH3X है, ये 0 डिग्री हैलाइड है, RCH2X 1 डिग्री हैलाइड है यानी प्राइमरी। फिर ये आता है जिसमें 2 R कनेक्ट है, ये सेकंड डिग्री हो जाएगा और ये वाला थर्ड हो जाएगा। तो इन सब में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इनकी रिएक्टिविटी होगी SN1 के लिए रिएक्टिविटी होगी वो तो 0 डिग्री से लेके प्राइमरी तक बढ़ेगी, ठीक है, सॉरी 0 डिग्री से प्राइमरी तक बढ़ेगी और टर्शियरी तक जाएगी बढ़ते हुए, यानी कि 0 से लेकर टर्शियरी तक बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर SN2 की रिएक्टिविटी देखी जाए तो वो क्या होता है? वो 3 डिग्री से कम तो होगी और 0 डिग्री तक बढ़ेगी, यानी उसका अपोजिट ऑर्डर फॉलो करती है। यानी 3 डिग्री वाले कम शो करेंगे SN2 और प्राइमरी वाले ज़्यादा SN2 शो करेंगे, लेकिन SN1 3 डिग्री वाले ज़्यादा शो करेंगे और 0 डिग्री वाले कम शो करेंगे, ओके। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इसका डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना या अपने पास नोट करके रखना, ठीक है। नोट्स बनाते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं कुछ रिएक्शन रिलेटेड टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शन है वो बताता हूँ, कैसे अटैचमेंट होता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल्स का अटैचमेंट होता है और कैसे उसमें से चीज़ें निकलती है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए यानी न्यूक्लियोफाइल OH आ जाए तो क्या होगा? तो इससे बनते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनता है इसमें? एल्कोहल बनते हैं। तो अब ये रिएक्शन किस कंडीशन में होती है? हेलो एल्केन्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू अल्कोहल बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड AgOH। देखिए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है तो सिल्वर ऑक्साइड मत समझिएगा, ये होता है AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और बाय बॉइलिंग विद एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन, या फिर इसको बॉईल कर दो, किसको? हेलो एल्केन्स को बॉईल कर दो, किसके साथ? NaOH या KOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH नेगेटिव, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ओके। तो अब इसको समझते हैं रिएक्शन को, पहले एक बार देखते हैं। देखिए RX, मान लो कोई भी
हेलो एल्केन है, उस पर हम रिएक्शन कराएं AgOH की। अब मैंने कहा था इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो OH है वो अटैक करेगा और X उसमें निकलेगा। तो जब इसमें अटैक होगा तो R के साथ OH जुड़ जाता है और AgX अलग हो जाता है। ये होती है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ ये ROH जो बनता है ये होता है अल्कोहल, ठीक है, और AgX सिल्वर हैलाइड निकल के अलग हो जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि KOH के साथ किस तरह से बिहेव होगा। RX है और KOH है, भाई होगा क्या, वही मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल है OH, ये R पे अटैक करेगा और X जो है वो K के साथ निकल के अलग हो जाएगा। तो यहाँ से भी ROH प्लस KX बन जाएगा। ठीक, ओके, नाउ सी एन एग्जांपल C2H5Br AgOH। तो अब क्या होगा, अब जो ये Br है हैलोजन वो तो Ag के साथ अलग हो जाएगा और OH जो न्यूक्लियोफाइल है वो C2H5 पर जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा C2H5OH प्लस AgBr। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि OH का एडिशन हो जाता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अल्कोहल, क्योंकि OH जुड़ रहा है तो अल्कोहल बनता है, उसका नाम है आइसोप्रोपेनॉल एथेनॉल। ठीक, तो इस तरह से रिप्लेसमेंट हो जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। तो अब हम चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे, और सेकंड टाइप की रिएक्शन है रिप्लेसमेंट ऑफ एल्कोक्सी ग्रुप। अब देखिए हम देखते हैं कि एल्कोक्सी ग्रुप यानी OR, यहाँ R एल्कोली एल्किल है और O क्या है, ऑक्सी, तो इसे कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, जब ये रिप्लेस होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में तो क्या बनता है, इसमें बनता है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो हम देखते हैं ईथर कैसे बनता है हेलो एल्केनेबल एल्कोक्सी ग्रुप के जुड़ने से। ठीक है, बाय हीटिंग सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड और विथ सिल्वर ऑक्साइड फॉर्म ईथर। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोडियम या पोटेशियम के एल्कोक्साइड के साथ या फिर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन से क्या बनता है, ईथर बनता है। न्यूक्लियोफाइल इज OR, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OR। ठीक है, एल्कोक्सी, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। तो यही OR जो है हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है और यही हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक में सब्सटीट्यूट होगा। ठीक है, तो वो देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं कि NaOR से अगर हम देखें तो इसमें क्या न्यूक्लियोफाइल है। देखिए जब NaOR अगर हम ले रहे हैं यानी कि सोडियम एल्कोक्साइड अगर हम ले रहे हैं, इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, अगर हम इसे ले रहे हैं तो देखिए इसमें से एक बनता है सोडियम आयन और एक बनता है RO नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करने वाला है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियोफाइल ये जाके कहाँ अटैक करेगा, हेलो एल्केन पर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये रिएक्शन आ जाती है, अगर ये हेलो एल्केन है RX और NaOR इस पे अटैक करे, ठीक है, तो क्या बनेगा। देखिए वही है, सब्सटीट्यूट हो रहा है कि भाई OR जो है वो R के पास चले जाएगा और Na जो है हेलोजन को लेके अलग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ बनता है ROR प्लस NaX। ठीक है, ये बनता है, और ये हमारा क्या है, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये होता है ईथर का। ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से तो ये बन गया। अब देखते हैं अगली रिएक्शन की, भाई अब ये तो हमने यूज़ किया है सोडियम या फिर पोटेशियम एल्कोक्साइड, दोनों की बात एक ही है। अगर पोटेशियम होगा तो यहाँ KOR आ जाएगा, लेकिन अगर सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन देखें तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो सिल्वर ऑक्साइड वाली रिएक्शन देखते हैं। देखिए C2H5Br प्लस AgO। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्वाइस है C2H5, ठीक है, और Br यानी कि ब्रोमो एथेन के दो मॉलिक्यूल हैं और Ag2O के साथ रिएक्शन है। तो यहाँ क्या होगा, देखिए रिएक्शन थोड़ी अलग है वही सेम। इसमें से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ये जो दो इथाइल ग्रुप है C2H5 के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दोनों इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है C2H5O C2H5। ठीक है, यानी ऑक्सीजन जो है सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों ग्रुप को जोड़ लेता है। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा ट्वाइस AgBr, ये बनेगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो हमारे पास ये बना, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होता है एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन, इसका नाम होता है एथॉक्सी एथेन। ठीक है, ये बन गया। अब अगर C2H5Br को अगर हम NaOCH3 करें, देखिए ये वाली रिएक्शन है यहाँ पर, और इस रिएक्शन में हमने R की जगह रख लिया CH3, तो क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, C2H5OCH3 ये बनेगा, और Na के साथ कौन जाएगा, Na के साथ चला जाएगा Br, क्योंकि Br का जो है सब्सटीट्यूट हो जाता है OCH3 से। तो अब यहाँ ये जो प्रोडक्ट बना इसका क्या नाम है, देखिए इसका नाम होगा मेथॉक्सी एथेन। इसका क्या नाम होगा, मेथॉक्सी एथेन, यानी कि जो छोटे वाला ग्रुप है उसके साथ ऑक्सीजन हम बोलेंगे, ओके, और बड़े वाले ग्रुप का जो नाम है वो आ जाएगा इथेन। ठीक,
तो ये बनता है। अब देखते हैं एक और रिएक्शन देखते हैं। अगर मान लो C2H5Cl है प्लस NaOC2H5Cl हो, तो अब क्या बनेगा? देखिए अब क्या होगा, ये वाला जो OC2H5 है यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा और Cl के साथ इसका सब्सटीट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा C2H5O C2H5 और वही सेम रिएक्शन है। Na के साथ कौन चला जाएगा? Na के साथ चला जाएगा हेलोजन यानी कि Cl, तो ये बन जाएगा NaCl। अब यहाँ से ये बना, इसका नाम होगा एथोक्सी एथेन, ये बनता है एथोक्सी एथेन, ठीक। तो इस तरह से एल्किल ग्रुप का जो है रिप्लेसमेंट होता है और ये बनता है ईथर, ठीक है। ईथर का जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें लगता है ऑक्सी, ठीक है। एथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन, इस टाइप के कंपाउंड इसमें बनते हैं, ठीक। चलते हैं अगली रिएक्शन पे। थर्ड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप यानी SH, सल्फर और हाइड्रोजन का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। अगर ये रिप्लेसमेंट हो जाए तो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। ये जब बनता है तो इसे कहते हैं थायो अल्कोहल या फिर कहते हैं मरकैप्टेंस, ठीक है, मरकैप्टेंस बनता है। अब ये होता कैसे है, इसके लिए क्या रिएक्शन करा जाए? तो कहता है सिंपल सी रिएक्शन है, बाय हीटिंग एक्वस और एल्कोहलिक सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसको गर्म करें, हेलो एल्केन को गर्म करें, ठीक है, या तो उसका एक्वस सॉल्यूशन या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन को, तो बनता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल हमारा SH है, तो यानी कि इसका रिप्लेसमेंट होना। देखिए अब मैंने जो ये न्यूक्लियोफाइल लिख रखा है, इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है, आपको पता लगेगा कि हमें SH को ही रिएक्शन में जोड़ देना है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। देखिए RX ये क्या है हमारा? ये हमारा कोई भी हेलो एल्केन है, कोई भी हो सकता है। R की जगह हमारा कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये हेलो एल्केन है और NaSH हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पे हम करा रहे हैं सब्सटीट्यूट करा रहे हैं किसको? न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल क्या है? SH, ये हमें पता लग गया, यहाँ से मैंने अलग से दे रखा है। तो SH क्या करेगा? SH हेलोजन को सब्सटीट्यूट करेगा, यानी इसकी जगह तो जाएगा ये और ये जो है सोडियम के साथ अलग हो जाएगा, तो ये बनेगा RSH प्लस NaX, ये बन जाएगा, यानी कि आपस में सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया RSH। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल, ठीक है, इसको बोलते हैं थायो अल्कोहल, ठीक। ये तो हो गया सिंपल सा है किसका लिखने का तरीका, वर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कोई एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं C2H5Br, यानी कि अगर ब्रोमो एथेन हो, ठीक है, ब्रोमो इथेन हो और इसकी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करा दी जाए तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे जनरली सोडियम और पोटेशियम जो होता है एक ही होता है, पोटेशियम में किया जाता है, सोडियम में Na आता है, ठीक है, सेम रिएक्शन है। तो वही करना है कि भाई हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी पहचान करो, SH है। SH क्या होगा? Br को रिप्लेस कर देगा, यानी Br की जगह जाएगा SH और जो SH है उसकी जगह जाएगा Br, तो ये बन जाएगा C2H5SH, ठीक है। मैं अलग से जोड़ के दिखा रहा हूँ, चाहे तो आप इसे साथ में लिख सकते हैं और ये हो जाएगा NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब ये क्या बना? ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथेन, एथेन इथियोल, एथेन थायोल, एथेन थायोल, ये इसका नाम है एथेन थायोल, ठीक है। तो ये बन गया, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं, इसमें SH जो है वो क्या है? न्यूक्लियोफाइल। चलते हैं अगली रिएक्शन पे। फोर्थ है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप, ठीक है। साइनो ग्रुप यानी कि CN ग्रुप का जो है रिप्लेसमेंट कराना है और इसमें क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्किल साइनाइड और नाइट्राइल, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, साइनो ग्रुप का रिप्लेसमेंट की दो रिएक्शन आएंगी, ठीक है। ये जो साइनो ग्रुप है एक तरह से ये एम्बीडेंडेंट होता है, एम्बीडेंडेंट कह दो या फिर ये कह दो आप इसे, ड्यूल नेचर से जुड़ता है, ठीक है। अब ये जो CN है, ठीक है, ये दो तरीके से जुड़ सकता है। एक तो जब ये कार्बन के साथ से कंबाइन हो, एक है तब जुड़ सकता है जब ये नाइट्रोजन से कंबाइन हो। तो इसके दो रिएक्शन ही आती हैं। पहले हम देख रहे हैं जब ये CN साइड से जुड़ता है तब हमें क्या यूज़ करना है, फिर हम देखेंगे अगर हमें इसे N साइड से जुड़ना है तो क्या यूज़ करना है। देखिए अब हम पहले जोड़ देख रहे हैं CN साइड से। CN साइड से जब जुड़ता है तो क्या बनता है? वो बनता है एल्किल साइनाइड या फिर नाइट्राइल, इन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट्राइल कहते हैं। किसका यूज करें? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KCN। तो ये किसके प्रेजेंस में जुड़ेगा? एल्कोहलिक KCN, यानी ये KCN में से हमें मिलेगा, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड के साथ हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है? CN है भाई, KCN में से CN जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। RH प्लस KCN, देखिए सिंपलेस्ट रिएक्शन में हर एक रिएक्शन की लिख रखी है ताकि आप इसको देख के ही समझ जाएं कि क्या बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा? वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल है CN, तो CN जो है किसको सब्स्टिट्यूट करने वाला है? X को सब्स्टिट्यूट करने वाला है, यहाँ से भगा देगा और R के साथ खुद से जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा RCN प्लस KX, ठीक है। अब एक बात है, जैसे पिछली रिएक्शन में आ रहा था सोडियम
एंड पोटेशियम एल्कोक्साइड या सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ एल्कोहलिक KCN का यूज़ करोगे तो ही एल्किल साइनाइड बनेगा। सोडियम वाला तो यूज़ कर ही नहीं सकते, अगर यहाँ पोटेशियम वाला यूज़ करोगे तो ही एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कोई रिएक्शन, इसका एग्जांपल देखते हैं। ये है CH3I। अब देखिए ये अलग आया है, ये है हमारा आयोडोमीथेन, आयोडोमीथेन है। अब आयोडोमीथेन पे हमने पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन कराई है, तो क्या होगा? देखिए यहाँ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ हाइड्रोजन है I, तो I रिप्लेस हो जाएगा, I सब्सटीट्यूट हो जाएगा किससे? CN से, तो ये बनेगा CH3CN प्लस KI। ठीक है भाई, हाइड्रोजन I है, आयोडाइड है, तो पोटेशियम के साथ वही जाएगा और बनाएगा KI। ठीक है, अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है मेथल साइनाइड। इसका नाम क्या है? मेथल साइनाइड। ओके, तो आप इसे याद रखिएगा और बनता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारा मेन प्रोडक्ट है CH3CN। तो कुल मिलाकर आप सारी रिएक्शन में देखो केवल वही हो रहा है, एक ही चीज है सब में कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका सब्सटीट्यूट हो रहा है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन ये चल रही है। ठीक है, चलते हैं अगली 5वीं रिएक्शन पे। आप देखते हैं आइसोसाइनाइड का रिप्लेसमेंट ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप NC। अब देखिए अभी मैंने बताया था जो CN ग्रुप होता है वो 2 साइड से जुड़ता है, एक तो कार्बन साइड से या फिर जुड़ता है नाइट्रोजन साइड से, दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम CN साइड से जोड़ना चाह रहे हैं तो लिखता है KCN। अगर हम N और C यानी कि आइसोसाइनाइड की तरफ से जोड़ना चाह रहे हैं, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, तो इसके लिए यूज करेंगे AgCN, सिल्वर साइनाइड। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ बनेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक AgCN, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड की अगर प्रेजेंस हो तब बनता है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा वो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन साइड से ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जाके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, जब सिल्वर के साथ यूज करते हैं साइनाइड तो सिल्वर साइनाइड से क्या होता है? N की साइड से जाके जुड़ेगा। अगर KCN के साथ यूज करते हैं तो हमारा C वाली साइड यानी कार्बन वाली साइड से जाके जुड़ेगा। ये दोनों में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसकी रिएक्शन देखते हैं कि RX है जो हमारा हेलो एल्केन है, अगर AgCN के साथ रिएक्शन करें एल्कोहलिक में तो इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा। अगर Ag आ रहा है, सिल्वर आ रहा है यहाँ पे, तो सिल्वर में जो CN है वो CN से जोड़ के मत दिखाना, यानी RCN अगर आप लिखते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। RCN नहीं बनेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C। आपको ये लिख के आना है, ये आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। अगर आपने इसे RCN लिख दिया तो यहाँ गलत हो जाएगा अगर AgCN वाला है। ठीक है, तो ये बनता है और प्लस Ag के साथ चला जाएगा हमारा जो भी हेलोजन है वो। ठीक है, तो आप ये मत लिख के आइएगा, ये करेक्ट है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है सिल्वर के साथ साइनाइड होने पे। ठीक है, चलिए अब इसके कोई हम रिएक्शन देख लेते हैं। भाई R की जगह अगर हम कोई एल्किल ग्रुप रखें तो क्या होगा? C2H5Br है, ये ब्रोमोएथेन है, और AgCN के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? देखिए फिर से वही कह रहा हूँ, Ag के साथ अगर CN है, AgCN है, तो कहाँ से जुड़ेगा? नाइट्रोजन वाली साइड से जुड़ेगा, तो ये बनेगा C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड बनेगा, और Ag के साथ चला जाएगा जो भी हमारा हेलोजन है वो Br। ठीक, अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड इसका नाम है, ये बनता है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, तो आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर AgCN है तो N वाली साइड से जोड़ना है, KCN है, पोटेशियम साइनाइड है तो CN वाली साइड से जोड़ना है, C वाली साइड से जोड़ना है। ये आप मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। चलते हैं अगले 6 नंबर पे, रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्राइट ग्रुप। देखिए नाइट्राइट ग्रुप जो होता है वो होता है NO2, जनरली उसे कहते हैं NO2। अब ये जो NO2 ग्रुप है ये भी 2 साइड से जुड़ सकता है, एक तो जुड़ता है ये ऑक्सीजन के साथ में इस तरह से, जब ये ऑक्सीजन वाली साइड से मेनली जुड़ता है, और एक ये जुड़ सकता है नाइट्रोजन वाली साइड से। ठीक है, जब ये नाइट्रोजन की साइड से जुड़ सकता है, ओके, एक इस तरह से जुड़ सकता है। तो ये भी 2 टाइप से जुड़ सकता है, एक तो जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा हो और एक ये जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा हो। देखिए इसमें भी दोनों जगह अलग अलग ही हमारे जो रिएजेंट है वो यूज होने हैं। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन वाली साइड से जुड़ता है तो क्या बनता है? ये बनता है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KONO। ठीक है, KONO यानी कि KNO2, आप इसे कह सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट यूज करेंगे आप। ठीक है, एल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्रेट। यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या होगा? ON डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए रिएक्शन देखते हैं। पहले इसका सब्स्टिट्यूट देखते हैं, ये टूटता कैसे है। KO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O,
देखिए इसमें से पोटेशियम आयन अलग निकलता है और O के साथ N और फिर N में डबल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आया और ये यहीं से जुड़ना चाहता है, ऑक्सीजन से ही ये जुड़ना यहाँ पे चाहता है जब ये पोटेशियम के साथ होता है। ठीक, अब पोटेशियम के साथ है तो जुड़ेगा, तो देखिए RX हमारा कोई हेलो एल्केन है और KNO अगर हम लिखें तो क्या जुड़ेगा भाई, X को हटा दीजिए और R के साथ लगा दीजिए ONO, ठीक है, और KX हो जाएगा अलग। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्किल नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए अब कोई रिएक्शन देखते हैं। C2H5Br, आप इसकी जगह Cl भी लिख के कर सकते हो और KNO, ठीक है, KONO। ठीक, तो क्या बनेगा C2H5 और इसमें जुड़ जाएगा ON डबल बॉन्ड O और के साथ यानी पोटेशियम के साथ Br अलग हो जाएगा, ये रिएक्शन बनेगी। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इथाइल, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट इसे हम बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इस वाली रिएक्शन का। तो आई होप कि बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ। काफ़ी सारी रिप्लेसमेंट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, वो सभी मैं एक एक के समझा रहा हूँ। कोई भी आपका कोई ग्रुप नहीं छूटेगा, कोई रिएक्शन तो शायद इसमें कोई छूटेगी ही नहीं हेलो एल्केन के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब आ गया मेन साइड से, अगर हम NO2 वाली साइड से अगर देखें तब क्या बनता है, तब बनता है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन, इसे हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन। अब देखिए अगर नाइट्रो वाली साइड से जोड़ना है तो हम यूज करेंगे AgNO2, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हमें जोड़ना है ऑक्सीजन वाली साइड से, इस तरह से अगर जोड़ना है ऑक्सीजन वाली साइड से, तो हम यूज करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, ओके, KNO2। ये याद रखिएगा, दोनों में अलग अलग है। क्या दिया हुआ है ये आपको पहचानना पड़ेगा एग्जाम में और उसके अकॉर्डिंग ही जोड़ना है। ठीक है, सो इनटू द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट, अगर सिल्वर नाइट्रेट की प्रेजेंस में है तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा, यानी सिल्वर नाइट के लिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा NO2। ठीक है, तो देखिए RX प्लस AgNO2, बताइए क्या बनेगा, इसमें NO2 ही जुड़ जाएगा एज इट इज, तो R के साथ चला गया NO2 प्लस Ag के साथ चला जाएगा X, तो ये हमारा बनता है, इसे हम कहते हैं नाइट्रो एल्केन, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो एल्केन कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। R की जगह अगर हम कुछ रख लें एथाइल ग्रुप और X की जगह अगर हम लिख लें कोई हैलोजन ग्रुप, जैसे C2H5Br रखा हुआ है और AgNO2 के साथ रिएक्शन करें तो क्या बनेगा भाई, Br को हटाना है Ag के साथ। ठीक है, अगर हम इसको हटा दें तो यहाँ पे क्या होगा, C2H5NO2 बनेगा प्लस बनेगा AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये क्या है, C2H5NO2, ये हमारा नाइट्रो एथेन, नाइट्रो इथेन, ये बन जाएगा नाइट्रोइथेन। ठीक है, आई होप कि इस तरह से तो रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। तो एक बार इसे मैं आपको छोटा से तौर पे, छोटी सी जगह पे इसे एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। देखिए आपको याद ये रखना है कि जब हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हो, जब हम कर रहे हो CN वाले ग्रुप में अगर हमें ऐड करना हो तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका होता है कि ये साइनाइड बनाएगा और साइनाइड तब बनाएगा जब ये C वाली साइड से जुड़ेगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल होगा CN, ओके, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा हमारे पास, CN होगा। ठीक, और अगर ये जुड़ेगा आइसोसाइनाइड वाली साइड से, ठीक है, तब ये जुड़ेगा N वाली साइड से, N ट्रिपल बॉन्ड C। रिएजेंट क्या यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है, अगर हमें CN वाली साइड से जोड़ना है यानी साइनाइड बनाना है तो हम यूज करेंगे KCN, और अगर हमें आइसोसाइनाइड बनाना है तो हम यूज करेंगे AgCN। इसको याद रखिएगा, ये है हमारे CN यानी साइनाइड ग्रुप के लिए। ठीक, साइनो ग्रुप के लिए। अब देखते हैं अगर हमें नाइट्रो वाले को जोड़ना है तो ये भी दो टाइप से जुड़ता है। एक ये जुड़ता है ऑक्सीजन साइड से इस तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नाइट्राइट, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं। और अगर ये जुड़ता है नाइट्रोजन वाली साइड से, NO2 साइड से, तो इसको हम कहते हैं नाइट्रो। ठीक है, तो अब इन दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, देखिए नाइट्राइट अगर जोड़ना है तो हम यूज करेंगे KNO2 और अगर हमें नाइट्रो जोड़ना है तो हम यूज करेंगे AgNO2, और इनके अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही यूज होंगे, ये याद रख लीजिएगा। देखिए एक शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल है याद रखना और बहुत ही शॉर्टकट ये ट्रिक है। ठीक है, साइनाइड के लिए अगर साइनाइड जोड़ना है तो CN और KCN यूज करेंगे, और अगर आइसोसाइनाइड जोड़ना है N की साइड से, नाइट्रोजन साइड से, तो यूज करेंगे AgCN। इसी तरह से अगर NO2 में ONO बनाना है यानी नाइट्राइट जोड़ना है, नाइट्राइट बनाना है तो KNO2 यूज होगा, और अगर नाइट्रो बनाना है तो AgNO2 यूज होगा। आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एक छोटी सी आपकी टेबल हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। ठीक है, काफी जगह पे ये रिएक्शन आपके काम आएगी। चलते हैं आगे, अब देखते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी 8th रिएक्शन, रिप्लेसमेंट ऑफ अमाइन ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप के रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या इसमें यूज करें।
ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप। अब हमें NH2 ग्रुप जोड़ना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में किसका रिप्लेस कराना है, हाइड्रोजन की जगह NH2 लगाना है। इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उनको हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमाइन, यानी अमाइंस बनेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, अमाइंस, ठीक। अभी कैसे करते हैं, ऑन हीटिंग विद NH3। देखिए बहुत सिंपल सा है, कह रहे हैं कि गर्म कर दो किसके साथ, NH3 यानी कि अमोनिया के साथ। अगर आप इन्हें गर्म कर दोगे तो बन जाएगा, ठीक। यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है, NH2, ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, वही हटानी है बस, ठीक। तो चलिए रिएक्शन देखते हैं, RX और H प्लस NH2। अब ये है क्या, ये एक्चुअली NH3 है। इसको हमने जोड़ के दिखा दिया कि भाई नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन एक साइड ले लो और एक हाइड्रोजन अलग से दिखा दो, ताकि आप न्यूक्लियोफाइल का अलग अलग पता कर सके, ठीक है। तो अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है, इसमें न्यूक्लियोफाइल है NH2। अब NH2 का ही हमें सब्स्टिट्यूट कराना है, तो R के साथ में X को हटाओ और उसकी जगह लगाओ NH2 और प्लस क्या बचेगा, प्लस बनेगा HX हैलोजन एसिड, ठीक है। तो ये हमारा बनता है, इनको हम कहते हैं अमाइंस। क्या कहते हैं हम, अमाइंस, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे इसमें कोई वर्ड रिएक्शन के एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कुछ, कि अगर हम कोई एल्किल रख दें, कोई हम हेलो एल्केन रख दें, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। देखिए ये C2H5Br प्लस NH2 यानी कि NH3 भी आपके यहाँ लिखा आ सकता है, आएगा बल्कि LH3। तो ये NH3 के साथ अब हम हीट करते हैं, गर्म करने पे रिएक्शन होती है, तो क्या होगा, C2H5 के साथ कौन सा जाएगा, NH2 जाएगा, क्योंकि यही हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये बनेगा C2H5NH2 प्लस H के साथ चल जाएगा Br, ठीक है। H के साथ कौन जाएगा, Br ब्रोमो, ठीक। तो ये हमारा बना है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एथिल अमाइन। एथिल अमाइन हम इसे बोलते हैं, ठीक। इसका ये नाम है एथिल अमाइन, ठीक। चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं, ये है C2H5NH2 प्लस C2H5Br। यानी ये कहना है क्या इसमें और भी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, कह रहे बिल्कुल हो सकते हैं, कि भाई C2H5NH2 की भी अगर C2H5Br से आप रिएक्शन कराओ तो ये आगे हो जाएगी। अब क्या होगा, इसमें एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, इसमें एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, तो ये नहीं बनेगा C2H5N और इस पे एक और C2H5 लग जाएगा यहाँ से आकर के, ठीक है। यानी कि ये जो है यहाँ जुड़ गया, ठीक। और प्लस एक हाइड्रोजन इस पे ऑलरेडी रहेगा और एक हाइड्रोजन हटके किसके साथ चला जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन Br के साथ चला जाएगा, ठीक है। ये बनाएगा HBr, ठीक। तो ये बनाया। अब ये क्या है, ये इसका नाम है डाई इथाइल अमाइन। इसका नाम है डाइथाइल अमाइन, क्योंकि 2 एथाइल ग्रुप अमाइन से जुड़ गए हैं। तो देखिए इस रिएक्शन में कंटिन्यूटी होती है कि अगर और भी आपके पास अगर और हेलो एल्केन है तो वो एक और हाइड्रोजन हटाएगा और उसकी जगह भी एक एथाइल ग्रुप या फिर मेथाइल ग्रुप अगर वाला है तो वो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारे हाइड्रोजन तक रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब हम देखते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है COOR, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, ईस्टर बनता है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ईस्टर अलग है और ईथर अलग है, ठीक है। ईस्टर में क्या होता है, ईस्टर में ग्रुप होता है COOR, यहाँ R एल्किल ग्रुप है, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, एल्किल ग्रुप है। और ईथर में क्या होता है, ईथर में ऑक्सीजन होता है और इसके दोनों साइड एल्किल ग्रुप होते हैं। एल्किल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। यहाँ 2 एल्किल ग्रुप है, ठीक। इसमें जो कार्बन होता है वो मेन कार्बन होता है और ये सीरीज में काउंट होता है पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है। लेकिन एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है वो मेन कार्बन चेन में काउंट नहीं होता, अलग से जुड़ता है। इसमें क्या होता है, एक आप कोई भी एल्किल ग्रुप सीरीज में काउंट करते हो और दूसरे एल्किल ग्रुप को आप सिंपल अलग से रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है, ईस्टर अलग है और ईथर अलग है। यहाँ आप बात कर रहे हैं हम ईस्टर की, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर किससे, COR से। तो कैसे बनता है, ऑन हीटिंग विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड के साथ गर्म करने पर ये बनता है। तो सिल्वर सॉल्ट होते क्या है, देखिए RCOO। अब R की जगह अगर आप सिल्वर लगा दें तो इसे हम कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल है COOR, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन इसमें होने वाली है, ठीक। तो हम रिएक्शन देखते हैं, RCOOAg पॉजिटिव RX, ठीक है। अब हमें पता है न्यूक्लियोफाइल हमारा इतना है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा, हैलोजन को। हैलोजन यहाँ से अलग होगा और हैलोजन किसके साथ जाएगा, सिल्वर के साथ, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड होगा। तो हमारा बनेगा RCOO और ये वाला R इसमें जुड़ गया, इसके आगे डैश लगाओ तो डैश लगा दो प्लस और बन जाएगा AgX सिल्वर हैलाइड। तो ये बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। क्या बोलते हैं, ईस्टर ग्रुप, ठीक। तो चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। ये हमारी रिएक्शन आई विद एग्जांपल और मतलब पूरे एल्किल ग्रुप वगैरह की जगह पे लिखे हुए। C2H5COAg, ये क्या है,
ये है सिल्वर प्रोपेनॉइट, सिल्वर प्रोपेनॉइट है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये है ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बताइए, इसमें जो सिल्वर को अगर हम छोड़ दें तो न्यूक्लियोफाइल ये पूरा है C2H5CO तक, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है पूरा। यही न्यूक्लियोफाइल इस वाले एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ेगा जो हेलो एल्किन के साथ है, तो ये बनेगा C2H5 COO C2H5। यहाँ पे जो ये C2H5 दूसरा जुड़ा है जो हेलो एल्केन से है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता, और साथ में AgPr तो अलग हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। अब इसका क्या नाम है, इसका नाम होगा इथाइल। ये इथाइल ये वाला है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन में काउंट नहीं होता। और ये अब 2 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, तो ये जुड़ेगा प्रोपेनॉइड, ये बन जाता है इथाइल प्रोपेनॉइड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चुकी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैंने 9 एग्जांपल आपको करा दिए हैं। आई थिंक कोई रिएक्शन ही शायद रही हो, ठीक है। अब 10 और देख लेते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ एल्केनिल ग्रुप। एल्केनिल ग्रुप होता है ये जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी इस पूरे का ही हम रिप्लेसमेंट करा रहे हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ से क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन। इससे क्या बनता है, और ज़्यादा बड़े एल्काइन बन जाते हैं। इसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ऑन हीटिंग विद सिल्वर एल्केनिल। सिल्वर एल्केनिल के साथ यूज़ कर रहे हैं, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो होगा C∼CH, ठीक है। अब यहाँ जो C∼CH आया, मैं आपको बताता हूँ यहाँ H हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन इधर से एक जगह क्योंकि सोडियम के साथ हटके आया है तो ये ब्लैंक दिखाते हैं। इधर आप H भी जोड़ सकते हो, हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हो, कोई एल्किल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखते हैं सबसे पहले RX, कोई एक वर्ड रिएक्शन लिख के देखते हैं। RX यानी हेलो एल्केन, Na∼CR, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ देखिए हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन मैंने जोड़ा हुआ था, यहाँ मैंने उसकी जगह एल्किल ग्रुप जोड़ के दिखाया, तो क्या बनेगा, यहाँ से बताइए क्या बनेगा। भाई देखिए ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ C से शुरू हो गए C∼C और R, ये जो है हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारा जो Na है वो X को लेके अलग हो जाएगा, तो R C∼C और R' प्लस NaX, यहाँ से ये इसके साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन हो गया और यहाँ पे ये बनेगा। अब ये है क्या, ये जितना भी हमारे पास जो एल्किल ग्रुप था, एल्केनिल ग्रुप था, उसमें बड़ा कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि एक एल्किल सीरीज और इसमें अटैच हो गई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। C2H5Br Na C∼C C2H5। अब अगर मैं इसमें देखूँ, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक है C∼C इसमें कितने कार्बन है, भाई इसमें 4 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो Na जब Br को लेके अलग हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल C2H5 के साथ अटैच होगा, तो कुछ रिएक्शन इस तरह से होगी, C2H5 C∼C C2H5। अब पहले वाली रिएक्शन में ये थे, इतना हमारा न्यूक्लियोफाइल था तो 4 कार्बन थे, लेकिन 2 अटैच हो गए तो ये हो गए 6 कार्बन। तो अब ये जो एल्किल ग्रुप है पहले वाले से बड़ा हो गया, हायर एल्काइन बन गया, ठीक है, ये बन गया हायर एल्काइन। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3-हेक्साइन, ठीक है। पहले ये था ब्यूटाइन वाला, लेकिन अभी है ये हेक्साइन वाला, 3-हेक्साइन, क्योंकि 6 कार्बन इसमें आ चुके हैं। प्लस बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड जो बीच में से हटा, ठीक है। तो इस तरह से 10 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने करवाई हैं, विद एग्जांपल करवाई हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके साथ एक वर्कशीट इसमें नीचे अटैच है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको सॉल्व करके मेरे पास जरूर सबमिट कीजिएगा, ठीक है। चलता हूँ अगले टाइप के रिएक्शन पे। देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक के बाद आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन है भाई धक्का मार के अलग करना, हटाना, पूरी तरह से रिमूव करना, ठीक है, किसी चीज़ को अपने पास से हटा ही देना, चले जाओ यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है, उसे कहते हैं एलिमिनेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारी पहली आती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए वर्ड बड़ा है लेकिन समझना आसान है। डिहाइड्रो, डी मतलब होता है किसी भी चीज़ की कमी करना, हाइड्रो मतलब पानी की, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन की। तो यहाँ से 2 चीज़ हट रही है भाई, ये सिंपल सी बात करें, एक तो हाइड्रोजन हटाओ, सॉरी हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और एक हटाओ हेलोजन। ये कह रहे हैं इन दोनों की अगर आप कमी कर दो, इन दोनों को आप अगर एलिमिनेट कर दो तो उसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी KOH जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH की प्रेजेंस में हेलो एल्केन फॉर्म एल्कीन बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन। ये कह रहे हैं जो हेलो एल्केन है वो किस में बदल जाते हैं, एल्कीन में बदल जाते हैं बाय डीहाइड्रोहेलोजनेशन। दो चीज को लॉस करके, एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन को लॉस करके। These रिएक्शन आर कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कहते हैं क्यों है, बिकॉज हाइड्रोजन एटम ऑफ द हेलो एल्केन विच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम कम्स फ्रॉम द बीटा कार्बन। ये कह रहे हैं भाई देखो हेलोजन जहां से जा रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन इसमें से जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी हटा रहे हैं, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन जाता है वो बीटा कार्बन से आता है। बीटा कार्बन कौन सा होता है, वो होता है कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन फ्रॉम विच हेलोजन इज अटैच, उस कार्बन से नेक्स्ट जिस पर हेलोजन अटैच है। ठीक, तो चलिए देखिए इसे डिटेल में एग्जांपल के साथ देखें तसल्ली से, तब आपको इजीली समझ में आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक ग्रुप बनाता हूँ, CH, एक और हाइड्रोजन यहाँ, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक Cl और एक H। ये लिख लिया मैंने, ये सिंपल लिख लिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो इथेन है। अब मुझे इसका क्या कराना है, मुझे इसका डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराना है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी प्लस कर दूंगा KOH, और किस KOH कैसा होगा, अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब मुझे कराना है डीहाइड्रोहेलोजनेशन, यानी एक तो हेलोजन जाएगा और उसके बाद बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। देखिए हेलोजन कहाँ है, हेलोजन ये है। ठीक है, अब ये कौन से कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे है। ठीक है, अब जब इस वाले कार्बन पे है तो ये हो गया स्टार, हम इसे कहेंगे अल्फा कार्बन, और इसके जस्ट नेक्स्ट होगा बीटा कार्बन। ठीक है, ये वाला। तो ये कह रहे हैं हेलोजन तो इससे जाता है, लेकिन जो हाइड्रोजन जाएगा वो यहाँ से नहीं जाएगा, हाइड्रोजन जो जाएगा वो यहाँ से जाएगा, बीटा वाले कार्बन से। यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन हट रहा है उसी कार्बन से आप हाइड्रोजन नहीं हटाओगे, उससे जस्ट नेक्स्ट जो एडजेसेंट कार्बन है, जो बीटा कार्बन है, उससे हाइड्रोजन हटाओगे। यानी कि Cl यहाँ से जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से या फिर ये वाला या फिर ये वाला, तीनों में से कुछ भी जा सकता है, लेकिन जाएगा बीटा कार्बन से। ठीक, अब क्या बनेगा, देखिए ये जो Cl होता है, ठीक है, ये Cl जाता है K के साथ, पोटेशियम के साथ, और ये जो हाइड्रोजन होता है ये जाता है OH के साथ। तो दो चीज़ यहाँ से बनती हैं। उससे पहले मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक हट गया, दो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, एक Cl हट गया, तो इनके बीच में आ जाता है डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और साथ में क्या बना, साथ में क्योंकि पोटेशियम के साथ क्या जाएगा, पोटेशियम के साथ हेलोजन जाएगा, KCl बनेगा, और जो OH ग्रुप था उसके साथ एक और हाइड्रोजन मिल गया, वो बन गया H2। तो ये रिएक्शन और के प्रोडक्ट बनता है, और मेन प्रोडक्ट हमारा एथीन, मेन प्रोडक्ट हमारा बना एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें बीच में आ जाता है। तो एक तरह से ये हेलो एल्केन से एथीन, यानी कि क्या हमारा एथीन में कन्वर्जन भी है, या फिर ये कह दो एल्किन में कन्वर्जन भी है, हेलो एल्केन से एल्किन में कन्वर्जन। ठीक है, आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल से और मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो एग्जांपल के साथ एक नई चीज़ इसमें आएगी, उसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल। अब ये सेटजेफ रूल क्या है, इन द डीहाइड्रोहेलोजनेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन्स the hydrogen atom is eliminated from the adjacent carbon with lesser number of hydrogen atom, that is more substituted alkane is more stable। देखिए अब इसको समझिए, ये कहना है ठीक है डिहाइड्रोहेलोजनेशन आपने कराया, सिंपल वालों प्राइमरी वालों को आपने करा दिया, लेकिन इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हेलोएल्केन, अगर हेलोएल्केन 2 डिग्री आ जाए या फिर 3 डिग्री आ जाए तो उनका कैसे कराना है। तो ये कह रहा है उनके केस में जो हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा वो ऐसे एडजेसेंट कार्बन से होगा जिस पे सबसे कम हाइड्रोजन हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2, CH, CH3, और यहाँ पे है ब्रोम। ठीक, अब यहाँ पे मुझे सेटिजफ रूल भी बनाना है। रिएक्शन कौन सी प्रेजेंस में होगी, वही KOH की प्रेजेंस में ही होगी, इसमें कोई अलग नहीं है, बस रूल इसके साथ अटैच है। अब ये किस तरह का है, अगर मैं जिसे देखूं तो ये 2 डिग्री वाला है, 2 डिग्री हेलोएल्केन है, इसका नाम भी क्या है, इसका नाम है 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन इसका नाम है, और ये 2 डिग्री ही वाला है क्योंकि इस कार्बन से जिस पे हेलोजन है 2 कार्बन अटैच है तो इसे 2 डिग्री कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं रूल। ये कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, यानी कि एक हाइड्रोजन जाएगा और एक Br जाएगा, तो ब्रोमो तो यहीं से जाना है, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से जाए। ठीक, तो वो ये कहते हैं कि उस कार्बन से जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन हो।
अकॉर्डिंग टू रूल कि दूसरा जो हाइड्रोजन आप हाइड्रोजन लेना चाह रहे हैं बीटा वाला, लेकिन वो उस कार्बन से जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन हो, यानी कि या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, इस पे 3 है इस पे 2 है, तो कम वाले से जाएगा यानी यहाँ से जाएगा, ये हम बीटा कार्बन रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसको समझिएगा, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री के केस में आ जाए तो जो कार्बन जाएगा वो किससे जाएगा, कार्बन जाएगा लेस कार्बन जिसपे लेस हाइड्रोजन हो, लेसर हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो दो प्रोडक्ट दो तरह के बन सकते थे। एक बन सकता था CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, एक तो ये बनेगा। ठीक है, जहाँ से हमने बीटा कार्बन जो लिया वो कम हाइड्रोजन वाला लिया। या फिर ये बन सकता था CH3 CH2 CH, अब अगर मैं किनारे वाले से हटाता तो यहाँ डबल बॉन्ड आता और यहाँ CH2 हो जाता, ये बन जाता। ठीक है, माइनस हो जाता है इसमें से HBr। ठीक, अब इसमें से एक प्रोडक्ट ये बना और एक प्रोडक्ट ये बना, तो सेटिजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। या फिर इसकी जो यील्ड होगी, जो इसकी बनने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 80% तक होगी और जो दूसरे वाला बनेगा वो केवल 20% बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, इसका नाम होगा 2-ब्यूटीन बनेगा। ठीक है, तो ये रूल था, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा अपने आप बढ़िया से रिएक्शन से, और मैंने एग्जांपल के तौर पे समझा दिया। चलते हैं आगे, रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखते हैं हम हेलो एल्केन की मेटल्स के साथ रिएक्शन। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दूँ, 2-3 रिएक्शन है इसमें, तीनों इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑर्गेनिक हैलाइड्स रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स टू गिव कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। ये कहना है ज़्यादातर ऑर्गेनिक हैलाइड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और नए तरह के कंपाउंड बनाते हैं जिसमें कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड होता है। सच कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इनका नाम है। ठीक है, पहली रिएक्शन देखते हैं कि किस मेटल के साथ करें। हम रिएक्शन देख रहे हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बनेगा यहाँ पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ये हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, तो चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। देखिए ये हमारा हेलो एल्केन है, ब्रोमो एथेन। ठीक है, और ब्रोमो एथेन की अगर हम मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। देखिए जो मैग्नीशियम होता है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, C2H5 और मैग्नीशियम, और इसमें जुड़ जाता है ब्रोमीन। ये जो प्रोडक्ट है इसे ही हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक चीज़ कह देता हूँ, इसमें ये फाइनल नहीं है कि ये C2H5 है, ये फाइनल नहीं है। मैं ये कहता हूँ ब्रोमीन है, ये भी फाइनल नहीं है। हेलोजन और एल्किल ग्रुप डिपेंड करते हैं कि किसके साथ इसने रिएक्ट करी। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अगर ये CH3Cl+Mg होता और अगर इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम बनता तो इसमें बनता CH3MgCl, ये बनता। ठीक है, तो इसमें ये कुछ भी फाइनल नहीं होता। ठीक है, केवल इस तरह का जब मैग्नीशियम के साथ एक तरफ एल्किल ग्रुप हो और एक तरफ हेलोजन हो तो इस कॉम्बिनेशन को ही, इस रिएजेंट को ही हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बन गया। अब क्योंकि रिएजेंट का नाम दिया है तो जाहिर सी बात है इसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर होगा, बिना इंपॉर्टेंस के तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है। चलिए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, एक बार बना के देख लेते हैं। C2H5 Mg और Br, इसमें कुछ भी सब्सटीट्यूट नहीं होता। ठीक है, सब जुड़ा रहता है। सॉरी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एंड फॉर्म क्रॉस बॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और हीटिंग विद वाटर, एल्कोहल्स एंड अमाइंस। अभी कह रहे हैं कि क्या बना लेता है, ये वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ या अमाइंस के साथ रिएक्ट करने पे आपको हाइड्रोकार्बन देता है, सिंपल वाले, यानी कि हाइड्रोजन भी हटा देगा और मेटल भी हट जाएगा, सिंपल आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, या हाइड्रोकार्बन आपका बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, एक रिएक्शन देखते हैं। मान लो एक ये है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल होता है, मैंने अभी बताया था, एल्किल, मैग्नीशियम और कोई हेलोजन प्लस H2। अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन बनाएं तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा RH यानी कि हेलो एल्केन प्लस MgOHX, ये बनेगा, ये RH बनेगा, सॉरी यहाँ पे RH आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन बनेगा, या सिंपल सी बात कहते हैं तो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा, ये बनेगा एल्केन। ओके, और साथ में बनेगा MgOHX, और क्या बनेगा MgOHX। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं आगे, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। देखिए दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं, वो है मेटल सोडियम। इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। इसका नाम याद रखिएगा, नेम रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। होती कैसे वो देखते हैं।
हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द ड्राई ईथर। सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हेलो एल्केन, किसमें के प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में रखे हुए। टू गिव हाइड्रोकार्बन, क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है कंटेनिंग डबल द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द हैलाइड। ये कह रहा है लेकिन उसमें जो कार्बन, जो हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें जो कार्बन के नंबर है वो डबल हो जाते हैं, जितने हैलाइड में थे उसके डबल हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एक वर्ड रिएक्शन लिखते हैं पहले, 2RX। यहाँ RX क्या है? हेलो एल्केन है, ठीक है, हेलो एल्केन। Na क्या है? ये हमारा सोडियम है। और जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये कहते हैं जो दोनों R होते हैं, दो R जो अलग अलग है वो आपस में जुड़ जाते हैं, RR बनाते हैं। यानी अगर पहले वाले हेलो एल्केन में एक था, एक कार्बन CH3 था, तो यहाँ पे CH3 यानी दो कार्बन हो जाते हैं और साथ बनता है 2NaX। चलिए ये तो हमने देख लिया, इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि एग्जाम्पल से क्या हुआ। ट्वाइस CH3Cl प्लस ट्वाइस Na, क्या होगा? देखिए ये कह रहे हैं कि जो Cl है ये तो Na के साथ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का तो हटा दो, और ये जो दो CH3 है, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाएंगे CH3। तो अगर मैं इसमें देखूँ तो एक ही कार्बन था, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें फाइनल प्रोडक्ट में देखूँ तो दो कार्बन आ गए, ठीक है, और इसका नाम हो जाता है ईथेन। इसका क्या नाम हो जाता है? ईथेन। और जो ये दोनों हैलाइड थे, जो दोनों के हैलोजन एटम थे, वो सोडियम के साथ अलग हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनता है कि इसमें जो हमारा फाइनल जो कार्बन वाला आता है वो डबल नंबर का आता है, जितने की मेन में, जो मेन हमने हेलो एल्केन लिया था उसमें थे, उसका डबल हो जाता है। ठीक, रिएक्शन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलते हैं आगे। अब इस वाले पार्ट की यानी कि हेलो एल्केन्स की लास्ट रिएक्शन है रिडक्शन, कि हेलो एल्केन का रिडक्शन कैसे होता है। बहुत इजी, बहुत सिंपल रिएक्शन है। हेलो एल्केन गेट रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट HCl। जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में जो हेलो एल्केन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। और क्या बनाते हैं? टू फॉर्म एल्केन्स। उनसे भी एल्केन ही बनता है, ठीक है। चलिए एक रिएक्शन मैं पहले बताता हूँ। जिंक और HCl से रिडक्शन होने का क्या कारण है? देखिए जब जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करते हैं ना, तो इससे एक तो बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और एक बनती है हाइड्रोजन गैस। जो भी हाइड्रोजन गैस जहाँ कहीं भी ऐड होती है तो उसका क्या करती है? उसका रिडक्शन कर देती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रही है तो वो क्या हो जाती है? वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए यहाँ पे हेलो एल्केन के रिडक्शन में हम यूज़ करते हैं जिंक एंड डाइल्यूट HCl, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। RX प्लस 2H। RX हमारा हेलो एल्केन है और 2H कहाँ से आया? हाइड्रोजन से आया। ये हाइड्रोजन जो दी किससे आई है? हाइड्रोजन ये आई है जिंक और HCl की प्रेजेंस से, ठीक है। जिंक और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस से हमारे पास ये आई है हाइड्रोजन। ये इसके साथ रिएक्ट कर रही है तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पर बनेगा, एक तो बनेगा RH और एक बनेगा HX। तो RH हमारा क्या हुआ? RH हमारा एल्केन और ये बनेगा हेलोजन एसिड, ठीक है। ये रिएक्शन होती है। चलिए ये हो गई। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आप। CH3CH2Cl, देखिए है क्या? ये तो C2H5Cl ही है, ठीक है, प्लस ट्वाइस H, दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, किसकी प्रेजेंस में आए? हाइड्रोजन। जिंक और HCl, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस से हमारे पास ये आ गए और ये थोड़ा सा गर्म कर लिया तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा CH3CH2H, ठीक है। इसको हम CH3 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से जोड़ के दिखाया कि भाई एक जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ चलेगा और एक हाइड्रोजन Cl के साथ चलेगी, यानी कि HCl बन गया। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसे CH3 भी लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर मैं इसे सिंपली लिख सकता हूं C2H6 और इसका नाम है इथेन। तो ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, रिडक्शन में एल्केन बनता है। हेलो एल्केन के रिडक्शन से क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो भी हेलो एल्केन की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी और उनकी जो रिएक्शन थी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दी है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अपनी जो भी फ्रेंड जिनको नीड है इस चैप्टर को करने की उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।